I would just give a brief about Navendu sir. So he has the training and development in Tata AMC, and he has 20 years of experience. So he has conducted more than 2000 seminars, and he is one of the prominent speakers on investment and investor behavior. So, sir, I would request you to start the session. या तो थैंक यू अर्शिता अर्शिका, थैंक यू विवेक भाई। धन्यवाद आप सबका कि ये मौका मिला, और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद फिनोमेटिक। सो दिस पार्ट ऑफ इंडिया is always close to my heart because I'm from Tata Nagar, Jamshedpur, and so interacting with Bengali crowd, Bengali people, or eastern part of India is always a fascinating work because intellectual लोग रहते हैं, तो इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स, इंटेलेक्चुअल बातों की थोड़ी सी कदर होती है। तो हर्षिका ने कहा कि काफी एक्सपेक्टेशंस थे मेरे मेरे प्रेजेंटेशन की, तो उस एक्सपेक्टेशन से मुझ पे प्रेशर आ रहा है। लेट्स सी, हाँ, आई होप कि ये आप सबकी मदद करे। सो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, व्हाई ये रिक्वायर्ड है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि आर बिजनेस, इट इज लाइक लॉट ऑफ पीपल थिंक कि नॉलेज या प्रोडक्ट, ये अगर हम जान गए, हमारे पास नॉलेज आ गया, हम प्रोडक्ट जान गए, तो हम अ, अच्छा कर सकते हैं। बट कॉन्ट्री टू दिस, दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट नॉलेज या मार्केट नॉलेज या इक्विटी नॉलेज। दिस बिजनेस इज अबाउट इन्फ्लुएंसिंग समवन, किसी को इन्फ्लुएंस करने का। और हम अपने अपने लाइफ में देखा है कि हम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसको करते हैं? जो हमसे क्लोज होते हैं, या हम जिनका भला चाहते हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसमें हम हमारा इंटेंशन अच्छा होता है, और हम इन्फ्लुएंस करने के लिए हम बहुत सारे उदाहरण देते हैं, कहानियां सुनाते हैं। और इसका सबसे सटीक जो एग्जाम्पल है कि सबसे ज्यादा कहानियां हम बच्चों को सुनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सुनाते हैं, अलग अलग तरीके से सिंपल 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 चीजें समझाते हैं। नाउ ट्रेडिशनली ये माना गया है, एवरीबॉडी थिंक्स कि बच्चे सबसे बड़े कंज्यूमर्स होते हैं स्टोरी के, कि सबसे ज्यादा कहानियां बच्चे सुनते हैं। ये बात गलत है। दरअसल सबसे ज्यादा कहानियां जो है ना, अडल्ट सुनते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप आपके इर्द गिर्द देखो, आप जिससे बातें करते हैं, कुछ खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं सेल्समैन की कहानी सुनता हूँ, और उसी पे मेरा कन्विक्शन आता है कि मैं लूं ना लूं। मैं कहीं लेट पहुंचा तो मैं एक कहानी देता हूँ कि इस कारण से मैं लेट पहुंचा। मैं गलती करता हूँ तो एक स्टोरी बताता हूँ कि इस वजह से मैंने गलती की है, ऑल दो सो ऑन सो फोर्थ। इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज। रिलीजन इज अ स्टोरी, पॉलिटिक्स इज अ स्टोरी। तो हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द स्टोरीज ही स्टोरीज है। और टेक्निकली अगर आप देखोगे तो अडल्ट्स आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ स्टोरीज, और हमारे बिजनेस में हम डील अडल्ट से करते हैं। इसीलिए हमें ये स्टोरी टेलिंग, स्टोरी कहने की क्षमता, स्टोरी को आर्टिकुलेट करने की क्षमता हमारे अंदर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर ये स्किल है, आप जितनी भी अच्छी आपकी नेक नियत हो, जितना भी अच्छा आपका इरादा हो, प्रोडक्ट हो, अ, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो, आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं और सिंपल शब्दों में आपको कहना चाहूँ तो जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर, हम सब ने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, लेकिन लाइक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, या पाइथागोरस थ्योरम है, हमने ये सब सुने हैं। और आप में से कई लोग होंगे जो ये बता भी सकते हैं, कई लोग भूल गए होंगे, इनफैक्ट मेजोरिटी लोग भूल गए होंगे, और अभी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा वापस समझाने के लिए। लेकिन आई एम श्योर आप में से जितने लोग हैं, हर किसी को वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी याद होगी, और उस कहानी से क्या सीखा है वो भी याद होगा। इनफैक्ट हमारे कल्चर में आप देखोगे तो ये कहानियां सुनाने का की जो परंपरा है, ये हमारे यहाँ बहुत दिनों से है। गुरुकुल परंपरा में कहानियां सुनाई जाती थी, किसी भी कंसेप्ट को कहानियों से सिखाया जाता था।
ये बाद में अंग्रेजों के आने के बाद हम ये एक क्लरिकल ढांचे में ढल गए पढ़ने का, जहाँ पे हम अ, ऐसी पढ़ाई करते हैं जहाँ नंबर्स, अकाउंटिंग, यही सब सीखते हैं। हायर स्टडीज के लिए हमें भी अभी बाहर जाना पड़ता है। इनफैक्ट इफ यू अगर आप देखोगे तो जो हमारा स्टोरी स्ट्रक्चर था, हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था जिसमें कहानियों का बहुत ज्यादा महत्व था, ये स्ट्रक्चर आज वेस्टर्न कंट्रीज ने फॉलो किया है। वहाँ बच्चे को कुछ भी समझाना होता है तो दे एक्सप्लेन देम थ्रू स्टोरीज, राइट। सो पॉइंट ये है दोस्तों कि कहानियां किसी भी चीज को अच्छे से समझा सकती हैं। और इसका जो आधार है, ये बेस जो है, ये आज नहीं बहुत पहले, मतलब अ, आप समझ सकते हो कि 384 बीसी में इसकी इसकी नींव रखी गई थी। एरिस्टोटल ने, ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर जो बहुत सारे रूल्स, नियम्स बना, बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें करते थे। तो उन्होंने एक्चुअली आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग पे कुछ फाउंडेशंस रखे हैं कि आप जब कहानी बताते हो तो इस समझ लीजिए उस समय इनको एहसास था कि कहानी सुनाने की क्षमता का आने वाले समय में कितना महत्व रहने वाला है। तो उन्होंने कहा था कि जब आप कहानी सुनाते हो तो आपकी कहानी का तीन बेस होना चाहिए। स्टोरी शुड हैव अ क्रेडिबिलिटी, इमोशन होना चाहिए और लॉजिक होना चाहिए। आपकी कहानी में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी से मतलब ये है कि आपकी कहानी मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ सोर्स नहीं है या काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं या फिर जिसका कोई आधार नहीं। अगर आप काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं तो आप अगर बोलते हो कि ये काल्पनिक कहानी है, मैं इस कहानियों से आपको समझाना चाहता हूँ, वो क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट वर्धन, टोन ऑफ स्टाइल, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कहानी में। कई बार क्या होता है कि मैं कहता हूँ ये मेरी कहानी है, पर दरअसल वो कहानी किसी और की होती है। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, तो कई बार होता है कि जो कहानियां हम सुनाते हैं, हम किसी और की कहानी, मुझे कई लोग मिलते हैं कहते हैं कि हम इतने अच्छे कंटेंट बनाते हैं, हमारे रील्स पे, इंस्टा पे फॉलोअर्स क्यों नहीं आते? वेयर एज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ही क्रैप बनाते हैं, मतलब कुछ भी बना देते हैं, फनी सा बना देते हैं। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा आजकल बहुत चला हुआ है वो बद्दो बदी एंड ऑल दोस क्रिंजी यूट्यूब रील्स एंड ऑल, और उसके बहुत फॉलोअर्स होते हैं। तो आप देखो, अच्छा है बुरा है, मान लो बुरा ही है, मैं अगर कुछ चीजें फॉलो करता हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत क्रिंज है, बट मैं इसलिए फॉलो करता हूँ, मुझे क्रिंज देखना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे देखना है कि सेंसलेस वीडियोस कैसे होते हैं। तो क्रेडिबिलिटी होगी उनकी ना कि ये बंदा कुछ मैड जैसा बनाएगा, ये बंदा कुछ क्रीपी बनाएगा, ये बंदा कुछ क्रिंजी बनाएगा, तो उनकी क्रेडिबिलिटी वही है। तो कहते हैं ना कि बदनाम हुआ तो क्या नाम नहीं हुआ, बट एनीवेज, बट ओरिजिनल है वो, एंड उसके फॉलोअर्स आते हैं। मैं अगर किसी, कोई कहानी सुना है, दुनिया को पता है ये किसी और की कहानी है, लेकिन उसको मैं छाप रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मेरी कहानी है। सो ये आपकी स्टोरी टेलिंग में काम नहीं करता। तो बेस्ट तरीका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझा रहा हूँ, मैं क्रेडिबिलिटी टॉपिक पे हूँ, अगर मैं किसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझा रहा हूँ, दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग में इट्स अ वेरी नोन कंसेप्ट, लॉट ऑफ पीपल हैव टॉक्ड अबाउट इट, कई लोगों ने इसके बारे में बात किया है। लेकिन अगर मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने अनुभव से समझाऊं, अपने एक्सपीरियंस से समझाऊं, या पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेरी लाइफ में क्या क्या जगह रहा है, कि क्या महत्वता रही है, तो ये टॉपिक, ये तो मेरी स्टोरी में क्रेडिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, कंसेप्ट माइट बी ओल्ड, बट इट इज, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग माई स्टोरी अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो ऐसे यू माइट गेट, देखो हम जिस बिजनेस में है ना, सेम स्टोरी अगले कई सालों तक बतानी है, और उसका तरीका क्या होगा, और आपका जो, आप जो कहानी बता रहे हो वो कितनी ट्रस्टवर्दी है, कितनी क्रेडिबल है, वो बहुत important। दूसरा, यू कांट जस्ट टेल योर स्टोरीज विदाउट इमोशन। सिर्फ नंबर्स और फिगर्स की स्टोरी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1980 में सेंसेक्स 100 पॉइंट पे था, आज 80,000 पे है। सोचिए इतना ग्रोथ रहा है। अब ये ग्रोथ को आपको इमोशन के रूप में दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल
मैं अगर सिर्फ नंबर्स की बात करूं कि आपको पता है सर 1980 में सेंसेक्स 100 पॉइंट से शुरू हुआ था और आज 80,000 पे है। इस दौरान सीएजीआर जो है वो 16% है। नाउ ऐड इमोशन टू इट। इमोशन कहाँ से आएगा? यू हैव टू गिव देम फीलिंग के पीपल हैव नॉट मेड मनी इन दिस बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक्स एंड सो हैज ही। आपने भी नहीं बनाया। तो मैं इसको इमोशन कैसे ऐड करता हूँ कि सपोज 1980 में आपने 1 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, तो गोल्ड की उस समय जो भाव थी वो 1,300 रुपए का भाव था। आज गोल्ड है 75,000 के आसपास। तो मतलब 45 to 50 टाइम्स हो गया। तो अगर किसी ने 1980 में 1 लाख रुपया गोल्ड में डाला होता और इतने साल तक लॉकर चार्ज देता एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स लिया होता उस गोल्ड को सेफ रखने के लिए, इतने एफर्ट्स के बाद उसकी 1 लाख की गोल्ड की वैल्यू आज होती 50 लाख। 50 गुना होता इतनी मेहनत के बाद। लेकिन अगर वो 1 लाख की एफडी भी किया होता 1980 में और इतनी उसमें भी काफी मेहनत लगता, उसमें भी उसको हर 5 साल में री इन्वेस्ट करना होता। हर 5 साल में री इन्वेस्ट करते 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 उसकी वैल्यू आज 55 लाख हो जाती है। अगर मैं 8% का भी सीएजीआर लूं तो 1 लाख का गोल्ड 50 लाख, 1 लाख का एफडी 55 लाख। लेकिन अगर वो 1 लाख का सेंसेक्स इंडेक्स लिया होता, मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। सेंसेक्स लिया होता अगर 100 पॉइंट पे 1980 में, तो उसकी आज की वैल्यू होती 8 करोड़। तो क्या किया मैंने? ये स्टोरी टेलिंग कर दी। मैंने कहा इस पूरी कहानी में दो इमोशन डाल दिए। अब जिसने भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा उसको फीलिंग होगा यार मैंने गोल्ड में डाल दिया, मैंने इंडेक्स में भी डाला होता, म्यूचुअल फंड में डाला होता, स्टॉक्स में डाला होता, जितने गोल्ड हैं आज इसके 3 गुना गोल्ड लेता। एफडी वाले के इमोशन हिट करता है। सी, लॉस जो है ना वो बहुत ज्यादा हिट करता है। नथिंग इज लाइक एज पेनफुल एज द फीलिंग ऑफ लॉस। इनफैक्ट ये मैंने लॉस वाले इमोशन को इस जो स्टोरी आपको बताया इसमें लॉस वाले इमोशन को आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। इस पे बहुत स्टोरीज हैं दोस्तों के, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहां पे लोगों को कहा गया है कि और इट हैज बीन फाउंड कि 100 रुपया का कभी लॉस हो जाता है, कभी जेब से 100 रुपये गिर जाते हैं, जितनी तकलीफ होती है, कभी 100 रुपया मिल जाए ना उतनी खुशी नहीं होती। मतलब 100 रुपया का लॉस जितनी तकलीफ देता है, 100 रुपया का गेन उसके बराबर खुशी नहीं देता है। और 100 रुपया का लॉस जितनी तकलीफ देता है, 300 रुपया का गेन उसके बराबर खुशी देता है। तो लॉस जो है ना वो बहुत हिट करता है। तो ये जो मैंने सेंसेक्स की स्टोरी बताई और गोल्ड और एफडी से कंपेयर किया, तो मैंने क्या कौन से इमोशन को टच किया क्लाइंट के? एनी आंसर्स इन चैट? डिड आई टच सम इमोशन? मैं सेंसेक्स की ग्रोथ स्टोरी बताया, आई वाज ट्राइंग टू हिट एट अ इमोशन ऑफ द क्लाइंट। कौन से इमोशन को टच किया मैंने? एनीवन इन चैट में लिखिए। लॉस, लॉस, राइट। तो लॉस वाले, और लॉस देयर इज अ टर्म कॉल, आप लोग बाद में गूगल कर लीजिएगा, लॉस अवर्जन। लॉस बहुत ज्यादा हिट करता है किसी को भी। एग्जाम्पल, इस पे एक सर्वे हुआ था। देवर टू मंकीज, मैंने बहुत फेमस, कई बार मैं अपने सेमिनार में कह चुका हूँ। देवर टू मंकीज इन टू डिफरेंट केजेस। दो अलग अलग पिंजरे में दो मंकीज थे। दोनों को एक एक एप्पल दिया गया। दोनों दोनों के पास कुछ नहीं था, दोनों भूखे थे। दोनों को एक एक एप्पल दिया गया। एक ने वो एप्पल खा लिया एंड ही वाज वेरी हैप्पी। दूसरे ने वो एप्पल फेंक दिया और पूरा दिन नाराज था। क्यों? क्योंकि अब दोनों के पास एप्पल नहीं थे, दोनों को एक एक एप्पल दिया गया, लेकिन एक खुश था एक नाराज था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला जो खुश था उसको सिर्फ एक एप्पल दिया गया। सेकंड वाला जो नाराज था उसको दो एप्पल देके एक उससे छीन लिया गया। तो जैसे उससे एक छीना तो उसको लगा कि मैं, अब वो ये नहीं देख रहा है कि मुझे एक प्रॉफिट हो, ही देख रहा है मुझे एक लॉस हो। तो लॉस जो है ना, इंसान हो जानवर, ओलंपिक्स में इट वाज ऑब्जर्व कि गोल्ड जीतने वाले और ब्रॉन्ज जीतने वाले खुश थे, सिल्वर वाले बहुत नाराज थे, नाखुश थे। क्यों? क्योंकि गोल्ड वालों को लगता था मैं गोल्ड जीता हूँ, ब्रॉन्ज वालों को लगता था मैं एटलीस्ट कुछ तो जीता हूँ, सिल्वर वालों को लगता था मैं गोल्ड हारा हूँ। राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ द इमोशन।
इसीलिए अब ये जो कहानी मैंने बताई इसमें आपको क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी कहाँ है, ये फैक्ट है। सेंसेक्स की जो स्टोरी मैंने बताई, क्रेडिबिलिटी है, ये फैक्ट है। 100 से 80 हजार गया है सेंसेक्स, ट्रस्टवर्दी है, नोबडी कैन डिनाई दिस। मैंने गोल्ड के नंबर्स बताए, एफडी के नंबर्स बताए, ऑल दीज आर फैक्ट्स, दीज आर क्रेडिबल फोर्सेस। इमोशन को मैंने टच किया, लॉस अवर्जन जैसा आप सबने लिखा, और लॉजिक, लॉजिक भी है इसमें, लॉजिक है। आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि ये जो 100 पॉइंट का 80 हजार हुआ है, ये सिर्फ एक ट्रेजेक्टरी में नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रहे हैं जहां आपने जो डाला था पैसा उससे भी आधा हो गया, राइट। अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, 2008 आया है, 13 आया है, ऑल दो। सो कहने का मतलब है, एरिस्टोटल कहते हैं कि आपकी स्टोरी की ये तीन पिरामिड होने चाहिए। इट शुड बी क्रेडिबल, इट शुड हैव एन इमोशन, एंड देयर शुड बी लॉजिक। इसके बिना कोई स्टोरी नहीं चलेगी। एंड दोस्तों, ये सदियों से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चल रहा है। 350 बीसी से आज भी कोई भी मार्केटिंग एजेंसी यही फॉर्मूला फॉलो करती है। आज भी कोई फिल्म का डायरेक्टर यही फॉर्मूला फॉलो करता है, चाहे सुभाष घई हो, चाहे सुभाष के झा हो, चाहे आपका अनुराग कश्यप हो, चाहे करण जौहर हो, वो इन तीन चीजों को ही फॉलो करता है। उसके बाद फ्लो जो आपका स्टोरी का होना चाहिए, उसके तीन पार्ट होने चाहिए। पहला पार्ट होना चाहिए, थ्रू योर स्टोरी यू शुड क्रिएट अ पिटी। उसके बाद ये जो पिटी आपने क्रिएट किया एक अपने क्लाइंट के मन में किसी के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके अंदर एक पिटी क्रिएट किया, एक दया की भावना क्रिएट की किसी XYZ के लिए, राइट। और फिर वो जो दया की भावना है उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया आपके अंदर डर पैदा कर दिया। और उसके बाद कैथारसिस, फिर मैं उपाय बताता हूँ कि ये डर से बचने का ये उपाय है। जैसे इंश्योरेंस वाले बहुत अच्छा करते हैं ये काम। वो व्हाट दे डू, फॉर एग्जांपल आई हर्ड अ वेरी ग्रेट सेल्स पिच बाय वन ऑफ MDRT लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। हालांकि थोड़ा सा ड्रामेटिक था, बट द स्टोरी ही सेड वाज वेरी गुड। लाइक ही सेड कि he was addressing a crowd and said, imagine, imagine आप अपने दोस्त से मिलने गए बहुत दिनों बाद, उसकी शादी में भी आप नहीं जा पाए थे, और उसकी छोटी बच्ची हुई थी, 3 साल की थी, आप उससे भी मिल नहीं पाए थे, और आज कई दिनों बाद उसके घर पे आप गए हो मिठाई का पैकेट लेके। आप जैसे गाड़ी से उतरते हो, उसके घर की तरफ जाते हो, देखते हो उसके घर के बाहर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड, उसके घर के बाहर भीड़ लगी है, और उसकी वाइफ ब्लैंक चेहरे के साथ खड़ी है, बच्ची रो रही है, उसके मॉम डैड, बीमार मॉम डैड खड़े हैं वहां पे। घर उसका आपको मालूम है EMI पे है, कार EMI पे है, यंग आदमी और उसकी डेड बॉडी सामने पड़ी है। इमेजिन करेंगे आप। उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आप घबरा गए, आप बार बार उसके माँ बाप का, उसके वाइफ का, उसके बच्चों का चेहरा देखते हैं, और आपके पैर कांपते हैं कि अब इनका क्या होगा। घबराते हुए जैसे आप करीब पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि सब उजड़ गया है, सब बर्बाद हो गया है। लेकिन बहुत करीब पहुंचने पे आप देखते हैं कि हवा चली और कपड़ा हटा, और आपने खुद को देखा, आप खुद वहां पे, आपकी बॉडी है। अब आप सबको रिप्लेस कर दीजिए, वाइफ आपकी, बच्चे आपके, पेरेंट्स आपके, घर आपका, कार आपकी। तो ऐसा अगर आपके साथ हुआ तो इन चीजों का क्या होगा। तो जो फीलिंग, जो पिटी आपके अंदर जनरेट हुआ किसी XYZ के लिए, आपके फ्रेंड के लिए, अब मैंने क्या किया, वही पिटी पहले जनरेट कराया क्लोज फ्रेंड के लिए, इमोशन पैदा किया, फिर ये इमोशन आपके अंदर डाल दिया कि ये आपके साथ भी हो सकता है। फिर मैं इससे बचने के लिए कैथरेसिस, मतलब आपको उपाय क्या है, टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए, लाइफ। तो दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी लाइन, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। इसी प्रकार से आप फाइनेंशियल प्लानिंग में बता सकते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसका बच्चा ब्रिलियंट था, अच्छे नंबर्स लाया, बट वो उसके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, और वो सिंपल BSc करके एक क्लरिकल एग्जाम है। जो बंदा IIT टॉप करके आज US में बैठा होता, MS कर रहा होता, वो नहीं, फाइनेंस नहीं था उसके पास, वो सिंपल एग्जाम
ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया और 12वीं का कोई स्टेशन पे छोटा सा नौकरी कर रहा है, वट, ये आपके साथ भी हो सकता है। और इससे बचने के लिए सर एक एसआईपी शुरू करो, अपने बच्चे के 18 साल की उम्र के बोल रखते हो। तो ऑल दिस काइंड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग यू हैव टू डू इट। दिस विल कम नेचुरल, दिस विल कम विद प्रैक्टिस, बट ग्रेजुअली ओवर द इयर्स आपको ये करना पड़ेगा। 3 पार्ट होंगे आपके, पिटी, फियर एंड कैथारसिस, राइट। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी भी स्टोरी बताएंगे तो ये स्टोरी का ध्यान में रखिएगा, बस ध्यान में रखिएगा। पिटी आपको पहले जनरेट करना है, फिर फियर करना है, कैथारसिस करना है। ये 2 स्टोरी मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता था। स्टोरी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, हम उस पर अभी नहीं जाते हैं, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है। एक चीज याद रखिएगा स्टोरी बताते समय, कि विजुअल लर्नर्स होते हैं मेजॉरिटी, 65% लोग देख के सीखते हैं। उनको आप दिखाओ, विजुअलाइज कराओ। अगर आप उनको कहानी भी सुना रहे हो ना, तो कल्पना में, जैसे मैंने अभी कहा कि आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, शादी में नहीं गया, बहुत क्लोज फ्रेंड है, बच्ची हुई नहीं गए, अब आप मिलने जा रहे हो, तो उसको उसके सामने पिक्चर बनना चाहिए। और मैक्सिमम पीपल विजुअलाइज करते हैं डेटा को, तब वो स्टोरी समझते हैं। यू नो व्हाई, आपने कई बार सुना होगा कि कुछ बहुत फेमस किताबें हैं जिसकी मूवी बनती है ना, वो मूवी फ्लॉप हो जाती है, किताब हिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आदमी किताब पढ़ता है तो अपने हिसाब से पिक्चर विजुअलाइज करता है ब्रेन में, और जब मूवी बनती है उसी किताब की, तो मूवी डायरेक्टर ने अपने हिसाब से विजुअलाइज किया। तो मैंने जो मेरी कल्पना में वो किताब पढ़ी थी, वो डायरेक्टर की कल्पना से मैच नहीं करती, इसलिए फिल्म फ्लॉप हो जाती है। मैक्सिमम पीपल विजुअलाइज करते हैं। 35% जो लर्नर्स होते हैं ना, वो रीडर्स एंड डूअर्स होते हैं, वो करते हैं तो समझ में आता है, उनको आप जितना भी समझा दो। फॉर एग्जाम्पल जो डूअर्स होते हैं, उनको आप जितना भी समझा दो, तो वो जब गाड़ी चलाना उनको सिखा दो, पिक्चर्स दिखा दो, वीडियोस दिखा दो, पर जब तक वो गाड़ी चलाना रोड पे नहीं शुरू करेंगे, जब तक एक दो एक्सीडेंट्स उनका हल्का फुल्का होते होते बचेगा नहीं, वो गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे। वो डूअर्स होते हैं। बट मेजॉरिटी पीपल विजुअल लर्नर्स होते हैं। तो इसके लिए जब आप डेटा दिखाते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाते हो ना, तो ब्रेन जो प्रोसेस करता है 90% इंफॉर्मेशन विजुअल तरीके से करता है। तो कई बार हम अपनी स्टोरी में ना नंबर्स की बातें करते हैं, ये स्मॉल कैप का रिटर्न इतना रहा, ये इतना रिटर्न नहीं, आप विजुअलाइज कराइए, उसको ग्राफ दिखाइए कि कैसे रहा, अप्स एंड डाउन सब रहा। हम एक टाटा एक डेटा रिलीज करती है एवरी मंथ सेंसेक्स के हिस्ट्री का, कि इतने सालों में सेंसेक्स कैसे आप 100 पॉइंट से इतने ऊपर गया, और बीच में कितनी अप्स एंड डाउन्स हुए थे। एक विजुअल क्लियर हो जाता है बंदे को कि अच्छा जर्नी ऐसे रही है, देयर हैज बीन टाइम्स रिस्की, अप एंड डाउन, व्हाटएवर। तो कहने का मतलब है, जब आप स्टोरी करते हो ना, अगर आप कहानियां सुना भी रहे हो, पेस स्लो रखो, ऐसी कहानियां बताओ कि बंदा इमेजिन कर पाए रियल लाइफ स्टोरी जो भी है। और या फिर उसको विजुअलाइज करने में मदद करो, आप उसको पिक्चर्स दिखाओ, प्रेजेंटेशन दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, वॉट एवर तरीके से वो विजुअलाइज करता हो। ये एक तरीका है। उसके बाद एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जब आप कहानी सुनाते हो, तो आपका टोन क्या होना चाहिए, टोनालिटी आपकी क्या होनी चाहिए। आप आपके शब्द जो एक एक आप निकालते हो, अगर वो शब्द आपके गलत शब्द पे स्ट्रेस पड़ गया, अगर आपने एक ही सेंटेंस बोला बट अलग किसी शब्द पे गलत शब्द पे स्ट्रेस डाल दिया तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने सुना है ना कि एक सिंपल सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो अगर मैं कहता हूं इसी को, रोको मत जाने दो, मतलब क्या हो गया? आई एम आस्किंग, मैं कह रहा हूं उसको रोको मत जाने दो। दूसरा है रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या हो गया? मैं कह रहा हूं उसको रोको, स्टॉप हिम, डोंट लेट हिम गो। इसी प्रकार से अगर एक सेंटेंस है जिसमें कि इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी बताता हूँ। आई नेवर सेड यू स्टोल द मनी, मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे चुराए। ठीक है, सेंटेंस है, मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे चुराए। पहली बार मैं कहता हूं मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे चुराए। पहला सेंटेंस है मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे चुराए। दूसरा सेंटेंस है मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे चुराए। तीसरा सेंटेंस है मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे चुराए। फिर है मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे चुराए। फिर है
मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे चुराए, मैंने कभी नहीं कहा तुमने ये पैसे चुराए, और मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे चुराए। तो देखिए, एक ही सेंटेंस को मैं अलग अलग तरीके से बोला, पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, मतलब बदल गया। तो जब आप स्टोरी सुनाते हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किस सेंटेंस पे, थ्रो ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्टोरी में मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं तीन चीज पे क्लाइंट ध्यान दे। पहला, इक्विटी मार्केट 16% का सीएजीआर दिया 40 साल। दूसरा, एसेट एलोकेशन। तीसरा, गोल बेस्ड। तो मैं अपनी स्टोरी में ये तीन शब्द जहां भी आएंगे, मैं उस पर स्ट्रेस दूंगा, ताकि क्लाइंट के दिमाग में ये तीन शब्द आ जाए: एसेट एलोकेशन, 16% सीएजीआर एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो वो शब्द को आपको पकड़ना पड़ेगा, उसको थ्रो करना पड़ेगा। और दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। आप जो भी मैं कह रहा हूं, आज के बाद जब आप मूवीज देखते हो या किताबें पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, ध्यान देना इन फॉर्मूलाज को लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ टू थ्री स्टोरी स्टाइल्स बहुत फेमस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में एक पहला जो सबसे फेमस, 8 स्टाइल्स होते हैं बेसिकली, मैं आपसे तीन डिस्कस करूंगा, तीन या चार डिस्कस करूंगा। पहला होता है मोनोमिथ। मोनोमिथ में क्या होता है दोस्तों कि मोनोमिथ इज स्टोरी टेलिंग जहां पे ना आपकी स्टोरी का जो कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, वो एक कंफर्टेबल जोन, नोन जोन से निकल के अननोन जोन में जाता है। मतलब वो राजकुमार होता है, घर छोड़ के निकलता है एक अनजान एरिया में, और वहां जाके वो फाइट करता है, हार्डशिप झेलता है, बहुत क्राइसिस झेलता है, और वो जब लौटता है तो किंग बन के लौटता है। इसी पिक्चर में देखिए, कब की तरह निकला, den से निकला, माँ बाप के वहां से निकला, गया अननोन एरिया में, जब लौटा तो फिर वो राजा बन के निकला, लौटा। जैसे कि आपका, आप धार्मिक कहानियां देखिए, हर धार्मिक कहानी में आपको हीरो ऐसा ही होता है। अ, हमारा, अगर आप देखोगे 40 साल के सेंसेक्स की स्टोरी, तो वो भी आप इसको मोनोमिथ के रूप में बता सकते हो कि 100 पॉइंट से शुरू हुआ था, 2008 आया, 13 आया। देयर बीन लॉट ऑफ टाइम्स जब आपका जब आपने जितना इन्वेस्ट किया था, आपकी वैल्यू उससे भी कम थी, राइट। दिस इज द मोनोमिथ स्टाइल। मोनोमिथ स्टाइल में दोस्तों, ये आप कहाँ यूज करोगे? जब आपको कुछ, इनफैक्ट आप इस्तेमाल करोगे, आप छोटी छोटी कहानियां जिससे आपको इक्विटी या म्यूचुअल फंड या एसेट एलोकेशन जब जाना है, जहाँ फोक टेल्स, मिथ, रिलीजियस कहानी बतानी है, लंबे समय का स्टोरी बताना है, या एक ऑडियंस को आपको एक जर्नी के थ्रू ले जाना है, देन यू हैव टू यूज मोनोमिथ, राइट। मोनोमिथ का जो तरीका है, इससे आप क्लाइंट को रिस्क लेने की क्षमता बता सकते हो। सर, रिस्क लेने से ये फायदा हो, जैसे राम जी ने घर छोड़ा, घर बार छोड़ा, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के लौटे। रिस्क लिया, गए, समुंदर पार किया, और अमर जो भी है, वॉट एवर स्टोरी। गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, रिस्क लिए, बोधि गया में बैठे, ज्ञान मिला, और ही केम बैक। तो रिस्क लेने की फायदा, सेंसेक्स को भी आप ऐसे बता सकते हो, इंडिया ग्रोथ स्टोरी ऐसे बता सकते हो, राइट। फिर एक तरीका होता है स्टोरी का, स्पार्कल लाइंस। ये बहुत वैसे, जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जितने भी टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ, 8 टेक्निक्स है, मैं 4 कवर करूंगा। ये सारे टेक्निक्स पे ही सारे टेड टॉक्स होते हैं। ऑल ग्रेट लीडर्स हु आर गुड ओरेटर्स, ग्रेट ओरेटर्स, follow one of these storytelling styles to communicate to their voters or to their followers what they want, what they wish. Sparkle lines is one of those, जहां पे आप अपने लिसनर्स को, अपने ऑडियंस को रियलिटी और होप के बीच में घुमाते हो। सर, रियलिटी ये है, बट आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा। ग्रेट लीडर्स अगर वो कहते हैं कि आई विल गेट यू टू द प्रॉमिस्ड लैंड, बहुत अच्छा होगा, अच्छे दिन, गुड डेज आर अहेड, फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, यू विल गेट रोटी कपड़ा मकान, इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। ऑल ग्रेट पॉलिटिशियंस, चाहे आपका जो बाइडन हो, चाहे ट्रम्प हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एनीबडी, सब जो आपको, दिस इज हाउ, एंड वो कन्विक्शन उनके अंदर होता है। ऐसा नहीं है वो कर पाए ना कर पाए, वो बात की बात है, उस पर डिबेट हो सकता है, सम विल से किया, सम विल से नहीं किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। बट एट द टाइम ऑफ स्टोरी टेलिंग, यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि सर, ये स्थिति है,
हम आपको यहाँ लेके जाएंगे। दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट। तो आप अपने क्लाइंट को जैसे बताते हो कि सर इतना परसेंट रिटर्न, आपके एफडी आपको ये रेट दे रहा है, आई विल गेट योर रिटर्न ऑफ 12% एंड दिस विल increase your corpus by 3 to 4 times. This will increase your lifestyle retirement by much better way. आपका बच्चा जिसको आप इंडिया में कोटा भेजने का प्लान कर रहे हो पढ़ने के लिए, ये आप एसआईपी शुरू करो, आप उसको लंदन भेजोगे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेजोगे, उसको न्यूजीलैंड भेजोगे, ऑस्ट्रेलिया भेजोगे। आज क्या स्थिति, आज वो कहाँ पढ़ता है, फ्यूचर ऐसा होगा। आज आप कौन सी गाड़ी चलाते हो सर, आप छोटी गाड़ी चलाते हो, मर्सिडीज चलाओगे। वो रियलिटी और होप में ना, यू हैव टू कीप द पर्सन ऑसिलेटिंग। दिस कॉल्ड स्पार्कल लाइंस। इसका बेस्ट एग्जांपल सुनना है दोस्तों, तो देयर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब बाय मार्टिन लूथर किंग। वो स्पार्कल लाइंस यूज करते हैं। दैट्स अ वेरी फेमस वीडियो जो इतिहास में दर्ज है। इतना जबरदस्त चीज था वो। स्पार्कल लाइंस इज वन ऑफ दोस, राइट। ये कब करते हैं आप, जब आप किसी को इंस्पायर करना है, अपने इन्वेस्टर्स को इंस्पायर करना, अगर आपको क्लाइंट मीट करनी है, लोगों को एक आशा डालनी लोगों के बीच में, होप क्रिएट करना है, एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, अपने फॉलोअर्स बनाने हैं, तो आप स्पार्कल लाइंस यूज करते हैं। फिर एक तरीका होता है इन मीडिया रेस, जहां पे ना आप सडनली क्लाइंट को एक पॉइंट पे लाके गिराते हो, उसके बाद बैक स्टोरी ले आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे दो दोस्त थे। मेरा एक दोस्त था और वो उसका भाई, दोनों एक साथ कर्नाटका से मुंबई आए। दोनों 10 लाख रुपए लेके आए थे, उसके डैड ने दोनों को पैसे दिए थे। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले। आते ही छोटे बड़े भाई ने एक फ्लैट लिया था 1 करोड़ रुपए का, 10 लाख रुपए का। और छोटे भाई ने फ्लैट नहीं लिया था। लेकिन आज बड़े भाई का उस बिल्डिंग में एक फ्लैट है, छोटा भाई चाहे तो पूरी बिल्डिंग खरीद सकता है। तो देख लो, अभी मैंने क्या किया, सीधा आज की स्थिति में गिराया। अब आपके अंदर एक्साइटमेंट है, ऐसा कैसे हो गया। 10 लाख लेके आया था, एक अभी 1 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, एक उस बिल्डिंग में 21 फ्लैट ले रहा है। देन आई टेक देम बैक। बताता हूँ कि वो 20 साल पहले, जब 25 साल पहले आया था, तो उसने 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया था। लेकिन दूसरा बंदा, दूसरे भाई ने 10 लाख रुपया एक फंड में डाला था, म्यूचुअल फंड में डाला था। उसकी वैल्यू आज की तारीख में 21 करोड़ है। और पहले भाई का 10 लाख बना सिर्फ अ, कितना 1 करोड़। उस बिल्डिंग में आज 21 फ्लैट है। बड़ा भाई, छोटा भाई चाहे तो पूरा 21 फ्लैट ले सकता है। तो मैंने क्या किया, सीधा प्रेजेंट में गिराया ऑडियंस को। देखो पिक्चर में जैसा दिख रहा है। इसका एक बहुत अच्छा फेमस टेड टॉक है दोस्तों, जहाँ पे एक जेंटलमैन कम्स ऑन द स्टेज एंड सेज कि आज मैं आपके बीच हूँ। आज से 20 साल पहले इसी बिल्डिंग में ऊपर में एक टेररिस्ट को शूट कर, फिर वो लोग एक्साइटेड होते हैं, लोग लोग एंशियस होते हैं, "हाँ, ऐसा कैसे हो गया।" तो स्टोरी में एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, फिर आप उसको हिस्ट्री लेके जाते हैं। हमारे फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक इन्वेस्टर की स्टोरी बता सकते हो, उसके पास आज इतने रुपए आ गए, ऐसा कैसे हुआ, फिर आप बैक पे ले जाओगे, ये फंड में डाला था, ऐसे डाला था, वैसे डाला था, जो भी है। इन मीडिया रस कहते हैं इसको। कब आप अगर स्टार्टिंग में अटेंशन ग्रैब करना है किसी का, तो ये कहानी आप यूज कर सकते हो। या आपको ऐसा करना है कि इतना एक्साइटमेंट कर दो कि बंदा बोलेगा जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। मूवीज में देखो, बॉलीवुड डायरेक्टर्स यूज दिस, हॉलीवुड डायरेक्टर्स यूज दिस। पहला सीन में दिखाएगा हीरो हीरोइन को मर्डर कर दिया, उसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में जाएगी, राइट। इट्स कॉल्ड इन मीडिया रेस। फिर एक आता है फॉल्स स्टार्ट। जैसे ये ना मतलब, आप जो आपको स्टार्ट करना, आप वो नहीं कर रहे हो, बिकॉज सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्या बोलने वाले हो। आपने एक्सपेक्टेशन ही तोड़ दिया, आप कुछ और ही बोल। फॉर एग्जाम्पल, आप इक्विटी पे प्रेजेंटेशन देने वाले हो, म्यूचुअल फंड पे देने जा रहे हो। यंगस्टर्स खड़े हैं, बच्चे बैठे हुए हैं 20-22 साल के। आप उनको बोलते हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आदमी मुझे सेविंग सिखाएगा, तो आप उनको बोलते हो यू शुड नॉट सेव। आप सेविंग मत करो यार, लाइफ एंजॉय करो। क्या होगा, फिर आप उस सार्काज्म में बोलते हो क्या होगा अगर आप सेव करोगे, तो रिटायरमेंट में आपके पास 2-4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रहेगा। बट क्या करोगे 2-4 करोड़ रुपए का, क्या करोगे लंबा जी के। रिटायरमेंट तक ऐश करो, इतना दारू पियो, इतना सिगरेट पियो, इतना ऐश करो कि आप रिटायरमेंट में ज्यादा दिन जिंदा ही मत रहो, 65 तक चल बसो। तो वाई टू प्लान फॉर रिटायरमेंट। तो ये हो गया, सार्काज्म हो गया। मत करो, आज आप सिगरेट पियो, ये करो, वो करो। लंबा जियोगे नहीं तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होगी। और आप हेल्दी नहीं रहोगे तो कोई शादी होगा नहीं। और इतना पैसा खर्च कर दोगे तो आपका नौकरी रहेगा नहीं, तो फिर क्या करोगे, ऐसे भी आप रोड पे ही आने वाले हो।
तो डोंट से, तो ये फॉल्स स्टार्ट हो गया, सार्काज्म हो गया, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी गुड स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, जहां पे यू रैटल द ऑडियंस विथ लाइक ब्रेकिंग देयर एक्सपेक्टेशंस, का एक्सपेक्टेशन डिसरप्ट कर, राइट? तो आई गिव एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इंडिया जीडीपी का मैं स्टोरी एक आपको बना के देता हूँ। हम सीधा आज दिखाते हैं कि इंडिया की जीडीपी, सी देखिए मैं कितने सारे स्टाइल यूज कर रहा हूँ इसमें। इंडिया की जीडीपी आज 5 ट्रिलियन है, जो हम 7 ट्रिलियन होने, 5 ट्रिलियन के पास है, जो हम 7 और 30 ट्रिलियन होने वाले हैं। आउट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज वी आर द ओनली इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो जिसका 2024-2023 से बेहतर है। बट क्या ये ऐसा था? नहीं था, क्योंकि 2000 एडी में इंडिया की वर्ल्ड की जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन वो समथिंग अराउंड 30%, और ओवरऑल ओवर द ईयर वो कम होता चला गया। लेकिन अमेरिका का 1000 एडी में वर्ल्ड की जीडीपी में जीरो कंट्रीब्यूशन था, और उनका बढ़ता चला गया। हमारा घटता चला गया, उनका बढ़ता चला गया। वाई? बिकॉज ऑफ ऑयल एंड अदर थिंग्स। पर बट रिसेंटली जब ऑयल कमजोर हुआ और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, इंडिया तरक्की करने लगा है, तो इंडिया और चाइना का जीडीपी देखो वापस बढ़ने लगा। ये मैं स्टोरी बता रहा हूँ, मैं बैक पे ले जा रहा हूँ। देखिए, ये मैकेजी का डेटा है कि 1000 एडी में इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देन फिर इंडिया की सोने की चिड़िया उड़ के जाने लगी, और जाते 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 इट वॉज समथिंग अराउंड अमेरिका और यूरोप के बीच में बैठी थी, वर्ल्ड का इकोनॉमिक सेंटर था। ग्रेजुअली वो वापस आ रहा है, 2025 तक वर्ल्ड का रिचेस्ट सेंटर जो होगा इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया हो। ये कहानी आप बता सकते हो क्यों ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पहले भी रिचेस्ट था, आज भी रिचेस्ट है? बिकॉज यहाँ पे कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन यहाँ पे है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज हियर, राइट? तो दिस इज बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से कंजम्पशन होता है, तो जहाँ कंजम्पशन होता है वहीं बाजार होता है, इसीलिए दुनिया यहाँ आती है। आज ही नहीं आ रही है, पहले भी आती थी। आज भी देखो, ऑल एमएनसीज वांट टू कम टू इंडिया। और पहले भी वास्को ड गामा भी इंडिया आया था, कोई इंडियन वास्को ड गामा के पास नहीं गया था। यूरोपियंस, पोर्चुगीज, अमेरिकन सब इंडिया आए थे, बिकॉज इंडिया में रॉ मटेरियल भी था, कंजम्पशन भी था। सिर्फ वो लेके जाते थे, बनाते थे अपने यहाँ, फिर बेचने भी इंडिया आते थे। मतलब रॉ मटेरियल भी इंडिया में, मैन लेबर भी इंडिया में, और कंजम्पशन भी इंडिया में। अब क्या फर्क हो गया है? अब बनना भी इंडिया में लगा है, इसीलिए इंडिया इतनी तरक्की कर रही है। ऑल द एमएनसीज वांट टू कम टू इंडिया। इंडिया से पहले चाइना में हुआ, अब चाइना थोड़ा महंगा हो गया है, तो नाउ दे आर शिफ्टिंग टू इंडिया। पॉपुलेशन से प्रॉब्लम नहीं है। देर आर टू काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन, वन इज डिपेंडेंट पॉपुलेशन, वन इज इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन घट रहा है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ रहा है। वर्ल्ड का इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, इंडिया का एवरेज एज जो है ना, यंग पॉपुलेशन, इंडिया यंग कंट्री, एवरेज एज 28 साल है, 28.5 साल। दुनिया भर में बूढ़े लोग और बच्चे लोग बढ़ रहे हैं, इंडिया में बूढ़े लोग घट रहे हैं। काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है, और दीज आर द पीपल हु आर एडिंग टू द लेबर फोर्स एंड एडिंग टू कंजम्पशन। इसीलिए दुनिया को हमारी जरूरत है। अगर आज की तारीख में देखोगे, दुनिया में येलो वाला लाइन देखिए, इंडिया का हर 4 में से एक लेबर इंडियन है। अगेन दिस इज अ डेटा, राइट? मैं स्टोरी से बता रहा हूँ, 4 में से एक। देखो, मैंने जो कहा था, विजुअल नंबर्स नहीं दिखा रहा हूँ, विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ। 22% इंडियन, और इंडिया इंडिया सबसे ज्यादा लेबर भी दे रहा है, और इंडिया सबसे सस्ते लेबर दे रहा है। इसी वजह से दुनिया हमारे यहाँ आ रही है। पहले चाइना सबसे सस्ते दिया करता था, अब चाइना का लेबर कॉस्ट बढ़ गया है, इंडिया सबसे सस्ता है, इसीलिए पूरा एवरीबडी इज कमिंग टू इंडिया। तो जो चाइना ने ग्रोथ देखा, इंडिया वो ग्रोथ देखने वाली। क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री देखोगे तो साल दर साल इंडिया की मिडिल क्लास बढ़ रही है, और मिडिल क्लास ही कंजम्पशन ड्राइव करता है। तो आप 85 में देखो, इंडिया का 93% पॉपुलेशन पुअर क्लास था, और 2030 तक इंडिया का 77% पॉपुलेशन जो है ना, वो मिडिल क्लास हो जाएगा। मिडिल क्लास में भी हायर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का मिडिल क्लास होगा। और अब मिडिल क्लास का रेंज भी बहुत बढ़ गया है। वो ऑल्टो से लेकर फॉर्च्यूनर तक की गाड़ी चलाती है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, एंड दे आर एक्चुअली लीडिंग टू कंजम्पशन। मैकडोनल्ड्स के KFC and all these are coming to India because of the increase in middle class. और देश तरक्की तब करता है जब मिडिल क्लास बढ़ता है। इंडिया का मिडिल क्लास साल दर साल बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज लीडिंग टू अर्बनाइजेशन, रोडवेज बन रहा है। तो ऑल दीज आर द डेटा पॉइंट्स, राइट, जो मैं बताना चाहता था। और ग्रेजुअली दिस इज हाउ इंडिया इज इंक्रीजिंग। सो ये मैंने एक नमूना दिखाया कि आप कैसे स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। मेरे पास टाइम की कमी थी, वरना मैं इसको और आर्टिकुलेट करके बताता।
नाउ दोस्तों, आई टेक 5-10 मिनट्स मोर, आई गिव यू सम टूल्स आज के जमाने में जो आपको स्टोरी टेलिंग में मदद कर सकते हैं। ये टूल्स में दीज आर कॉल्ड जेनरेटिव एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? हमने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि हम प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर को, फिर हम जो पूछते हैं वो बताता है, आंसर बताता है, जो हमने डेटा फीड किया उसी हिसाब से वो आंसर बताता है। कैलकुलेटर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट जेनरेटिव एआई क्या होता है कि हम उसको कुछ बोलते हैं और वो उसके आगे का आंसर बताता है, वो आंसर जेनरेट करता है। जेनरेटिव एआई टूल्स में दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होते हैं, वो कलेक्ट करता है और आपके क्वेश्चन से जो रेलेवेंट आंसर्स होते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है, वो आपको बताता है। जेनरेटिव एआई आने वाले समय में इज अ बिग, गुड बैड अगली जो आप बोलिए, बट इट्स अ बिग बिग थिंग दैट इज गोना हैपन एवरीबॉडीज लाइफ। और आपकी स्टोरी टेलिंग में आप देखिए, इससे आप बच नहीं सकते, ये तो तूफान की तरह आएगा। आपको इसका सदुपयोग करना है। बिकॉज आज की तारीख में देखिए, बेबीज आर बॉर्न विद इंटरनेट, मशीन्स आर लर्निंग एंड ह्यूमन बींग्स आर हुक्ड टू मोबाइल्स। तो कौन कौन से टूल आपकी मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो जेनेटिव एआई क्या कर सकता है, आपका 50% टाइम डेली बचा सकता है। 50% ऑफ योर टाइम आपका डेली बचा देगा जेनेटिव एआई। कॉस्ट आपका बचेगा, टाइम बचेगा, गलतियां नहीं होंगी आपसे और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएंगी। जेनेटिव एआई आपके लिए राइट, कुछ अगर ड्राफ्ट करना है वो कर देगा, रिपीटेटिव टास्क करना है जेनेटिव एआई कर देगा। आपके बदले क्या नहीं करता है, तो आपके बदले सोच नहीं सकता, आपके लिए क्वेश्चन नहीं कर सकता, आपके लिए मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। अगर वाइफ नाराज है तो जेनेटिव एआई उसको मना नहीं सकता। तो 3-4 टूल्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टूल जो है वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट। आप सब अपनी मोबाइल में ओपन एआई, चैट जीपीटी डाउनलोड कर लीजिए। दो वर्जन होते हैं, एक पेड एक फ्री। फ्री वर्जन से ऑलमोस्ट आपका सारा काम हो जाता है। इंफॉर्मेशन वाली जहां बात है, 2022 के सितंबर के पहले का कोई डेटा पे आपको कुछ चाहिए तो आपको ओपन चैट जीपीटी बता देगा, फ्री वाला। 2022 के सितंबर के बाद का डेटा उसके पास नहीं है। बट आपको लेटर ड्राफ्ट करना है, आपको इंग्लिश लिखनी है, आपको कोई स्टोरी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मोबाइल पे ये में से कोई भी है ना, आप चैट जीपीटी की बात करते हैं, आप सिर्फ टाइप करेंगे ना कि एक्सप्लेन म्यूचुअल फंड टू अ 5 ईयर ओल्ड किड, वो एक्सप्लेन कर देगा, पूरा आर्टिकल दे देगा। आप चैट जीपीटी डाउनलोड कीजिए, उसमें सिर्फ लिखिए राइट अ लेटर टू माय क्लाइंट्स रिमाइंडिंग अबाउट इंश्योरेंस प्रीमियम, और पूरा लेटर ड्राफ्ट करके दे देगा। सिर्फ आपको कॉपी करके पेस्ट करना है क्लाइंट का नाम लिख के। आप लिखो ड्राफ्ट अ लेटर टू इन्फॉर्म माय क्लाइंट्स अबाउट न्यू फंड ऑफर, वो एक ड्राफ्ट करके दे देगा आपको, डियर डियर सो, और अच्छी इंग्लिश में। फिर आप ये लिखो, मुझे राइट इन अ सिंपल इंग्लिश, राइट इन अ टफ इंग्लिश, राइट इन अमेरिकन इंग्लिश, राइट इन ब्रिटिश इंग्लिश, राइट इन इंडियन इंग्लिश, राइट लाइक अ बेबी। आप जो भी लिखोगे ना वो आपका ड्राफ्ट करके दे देगा, और 2-4 सेकंड के अंदर दे देगा। स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी, स्टोरी टेलिंग में बहुत काम आता है। आपके पास जो भी कहानियां हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं, अब आपके पास शब्द नहीं मिल रहे हैं, आपको चैट जीपीटी को लिखो, जो जैसी आपको आती वैसी लिखो, और उसको बोलो कि भैया मुझे ये सिंपल बना के दो, वो आपको बना के दे देगा। गूगल का जेमिनाई या एंथ्रोपिक क्लॉड तरीका है, इन तीनों में से कोई भी यूज करो, बट सबसे सिंपल है ये जो लोगो आपको दिख रहा है मोबाइल पे, इससे आप चैट जीपीटी डाउनलोड करो। प्रेजेंटेशंस बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट किसी के पास है तो को पायलट यूज कर सकते हैं आप। चैट पीडीएफ इज अ वंडरफुल थिंग है, ये भी आप साइट पे जा सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गामा है। चैट पीडीएफ में आपके पास बड़े बड़े पीडीएफ का फाइल आ गए हैं, तो चैट पीडीएफ पे डालिए और उसको बोलिए कि एक्सप्लेन मी दिस पीडीएफ इन क्रक्स, उसके बुलेट पॉइंट्स आपको बना के दे देगा। वेबसाइट बनाना ड्यूरेबल आपको बना के दे देगा। फिर आपको इमेजेस बनाने हैं, कल्पना में कोई इमेज आए कि आई वांट अ पर्सन वेयरिंग वेयरिंग जीन्स एंड टाई, वाचिंग सनसेट्स एंड सिपिंग बियर बाय द सी साइड। तो ये आप लेनार्डो या मिड जर्नी को आप अगर टाइप करके दोगे ना, तो आपको मस्त बहुत अच्छे 3D टाइप के पिक्चर्स बना के देगा, रियल लाइफ पिक्चर, रियल लाइफ कैरेक्टर्स के पिक्चर्स बना के दे देगा। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर टूल्स है, आपको स्टोरी टेलिंग में बहुत काम आएगा। फिर आपको वॉइस ओवर्स बनाने हैं, मान लो आपको आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आपके पास स्टोरी है, आपको रील्स बनाने हैं, तो आप चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करो और क्लिप चैम्प में जाके उसकी ऑडियो ऑडियो फाइल ऑडियो बना लो उसी कंटेंट की।
और जैसी आपको आवाज चाहिए, अच्छी आवाज चाहिए, हैवी आवाज चाहिए, पतली आवाज चाहिए, उस हिसाब से बना लो। इनफैक्ट आप आज की तारीख में बहुत सारे देखते होंगे इस पे, यूट्यूब पे, सॉरी, रील्स में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस आते हैं, वो क्लिप चैम से बने होते हैं, राइट। आपको वीट.io है, जेमिनाई है, रनअवे है, बहुत सारे, सिंथेसिया है, हेजन है। हेजन इज अ वेरी वेरी गुड टूल टू क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क वीडियोस एंड ऑल। तो ये सब आप यूज कीजिए दोस्तों, और बिलीव मी, स्टोरी टेलिंग में आपको बहुत मदद करेगी। So hope these things have helped you. And if in case somebody has some questions, please do ask. Uh, मेरा इसमें आप और ज्यादा डीप डाइव कीजिए। ये इट्स अ लॉन्ग वर्कशॉप, इट्स अ बिग वर्कशॉप। मेरा मकसद आपको था सिर्फ ये बताना कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। और हम कहते हैं ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे शहर में कोई लाल गाड़ियां नहीं दिखती हैं, और जिस दिन मैं खरीदता हूँ लाल गाड़ी, मुझे हर जगह लाल गाड़ी। वही है, ये जेनरेटिव एआई हो, स्टोरी टेलिंग हो, इसके बारे में शायद उतना आपको पता नहीं हो, या उतना आपने सुना नहीं होगा, बट आज जब हमने डिस्कस किया है तो आपको हर जगह इसके रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। सो दैट वाज अबाउट दिस सेशन। दोस्तों, कुछ प्रश्न है तो मैं प्रश्न ले सकता हूँ। सो इफ एनीबडी हैज क्वेश्चन, सो आप पूछ सकते हैं नवेंदु सर को। आप रेज कर सकते हैं हैंड। सो किसी के पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है? आई कैन सी। ओके, देर इज वन। अमित समांता। सर, सर यू हैव टू मेक मी द होस्ट, आई गेस। सर आप मेरे को होस्ट बना दीजिए। या, बना दिया मैंने। अमित समांता को अनम्यूट कर दीजिए, वो कुछ पूछना चाहते हैं। या अमित, गो अहेड, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सॉरी सर, आई हैड सम नेटवर्क इश्यूज। सो सर, आप मुझे होस्ट बना दिए ना, एक मैंने बना मिनट। दिया, मैंने बना दिया ओके आपको। ओके। अमित यस अमित समांता। सर। अमित सर, you can ask the question. Yes, yes. Good evening, sir. हाँ दादा, बोलो हेलो। बोलो। हाँ, बोल रहे थे कि आप जैसे दिखाए कि अभी मिडिल क्लास का, अभी मिडिल क्लास जो स्ट्रक्चर है हम लोग का इंडिया का, वो थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है। तो कंजम्पशन ओरिएंटेड चीज के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो अभी क्या कंजम्पशन ओरिएंटेड जो फंड है उसके ऊपर हम लोग भी फोकस करना चाहिए क्या? हाँ, तो कंजम्पशन की ज्यादा डेटा पे, डेटा तो ठीक है, डेटा है, बट मेरा मकसद था आपको स्टोरी समझाना कि जब आप कंजम्पशन बताओगे ना, तो यू हैव टू गिव फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप वो कंजम्पशन की स्टोरी बताओगे तो एक्चुअली आप मार्केट बता रहे हो। मार्केट कैसे ऊपर जाएगा? मार्केट ऊपर जाता है कंजम्पशन के बेसिस पे। तो दैट कैन बी अ थीम टू एक्सप्लेन हाउ द इक्विटी विल वर्क इन कमिंग फ्यूचर, राइट। ओके। एंड इक्विटी मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट कब बिकता है? आपको अगर सामान बेचना है तो आप हावड़ा बाजार में दुकान खोलोगे, या फिर राजस्थान के रेगिस्तान में खोलोगे? हावड़ा बाजार हावड़ा में बाजार खोलोगे, में राइट, क्योंकि यस हावड़ा यस बाजार यस, में हाँ। आपकी जनसंख्या है, रेगिस्तान में कोई नहीं है। अभी दुनिया में देखो तो इंडिया और चाइना हावड़ा बाजार बना हुआ है, बाकी पूरा दुनिया ना अच्छा रेगिस्तान बना हुआ है। पीपल आर नॉट अच्छा। मैरिंग, नॉट गेटिंग किड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड कंजम्पशन, अगर आपको इक्विटी ओके मार्केट समझाना है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। So, is there anybody else who have some question? আমরা শুনছেন না আমাকে? So, I don't think anybody else has some questions. So, thank you, Navendu sir, for the थैंक यू। wonderful stories and valuable lessons जो आपने आज हमें हमारे साथ शेयर किए, and to everyone here for being such an attentive audience. So, thank you, sir.
Sir, Beta, just yeah, question about artificial generative AI ना. तो it's a very vast topic. I will conduct one more session. Harshika, we Yes, will sir. coordinate and we'll conduct one session on generative AI only. Done, sir. ठीक है? Done, sir. We'll have one. Absolutely. Please do attend that session. Yes, sir. Sure. So thank you, sir. Thank you. Aroy had a question, right? Aroy, you want to ask something? Era is on, sir. हाँ हाँ हेलो, बोले ना. आई एम हाँ ऑडिबल? बोले. नहीं, मैं वही बोल रहा था, कोई एक चैट में लिखा था हाँ कि तो जो मैं उसको करता हूँ. लिंक, हाँ, तो हाँ, वी विल डू इट इन that's a फर्दर huge वे. topic, so we'll complete this, है ना? या एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम Thank सर. you, Sir, thank thank you. you, sir. Thank you. Bye. Bye. So, Harshika, Yes, sir. yeah, before closing the ये we discuss some of the product, जैसे अमित सर अभी बोल रहे थे for the consumption and all. जी. So can we discuss for the next 7 minutes and then we will close it? Sure, sir. Sure, sir. Okay. Thank you, Harshika. Thank you. Now, thing is that from Tata Mutual Fund, we have basically developed a number of product. आपको, I mean, आप लोगों को शायद पता ही है, फिर भी just a cost of repetition, मैं एक दो चीज ही बताना चाहता हूँ. बेसिकली सर जैसे बोल रहे थे, स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आप सर बहुत बार इसका जिक्र भी किया. दैट इज बेसिकली सर ने जो जिक्र किया, सर ने जो बोला रिगार्डिंग द रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत 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 जरूरी है अपने लिए. अपने इंडिया में एक पिकुलियर फिनोमेना हम लोग अभी देख रहे हैं, एक पिकुलियर जंक्चर में हम लोग खड़ा हुआ है. ये जंक्चर में क्या हो रहा है ना, अक्सर अगर आप देखोगे, अगर मैं मेरा बात बोलता हूँ, मेरा दादाजी जो है वो 60 साल तक काम किया. देन वी लॉस्ट हिम एट द एज ऑफ अराउंड 67. इफ आई टॉक अबाउट माय डैड, मेरा पापा के लिए अगर बात करता हूँ, तो पापा भी 60 साल तक काम किया. एंड वी अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम एट द एज ऑफ 84. बट अगर आप मेरे को पूछते हो, इन माई एज, आई विल बेसिकली आई डोंट वांट टू वर्क फॉर टिल 60. राइट, 60 तक मेरे को काम नहीं करना है, उसके पहले मेरे को काम छोड़ना है और मेरे को रिटायरमेंट देना है. उसके साथ साथ दूसरा चीज़ है, जैसे मेडिकल सिस्टम बड़ा हो रहा है, जैसे मेडिकल सिस्टम के इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसमें और एक चीज़ भी बनने वाला है. आई मीन द मोस्ट लाइकली आई विल लीव मोर देन माई डैड. सो अगर ये सिनेरियो होता है तो मेरा डिपेंडेंट एज बहुत बड़ा बढ़ जाएगा. राइट, एंड जैसे सर बोल रहे थे कि वर्ल्ड में बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे को अगर इंडिया के पास बच्चे हैं तो दुनिया उसको लेके जाएगा ही जाएगा. राइट, अगर मेरा बच्चा जितना काबिल होगा, बच्चा दो ही तरह का होता है, एक होता है काबिल, एक होता है कम काबिल, और एक होता है लायक, एक होता है कम लायक. अगर मेरा बच्चा लायक हुआ तो वो मेरे से जितना ही दूर रहेगा. राइट, और अगर वो कम लायक हुआ तो आई हैव टू प्रोवाइड फॉर हिम ऑल्सो. सो रिटायरमेंट, और इंडिया में और एक चीज़ है, अपने पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है लाइक यूएस और यूके और समथिंग लाइक दैट. सो एक जगह बनने वाला है, जो एक जगह बहुत 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 बड़ा सोशल इशू आने वाला है. दैट इज, अपना लाइफस्टाइल तो बढ़ रहा है, बट अपने पास वो सहूलियत शायद नहीं रहे सबके पास. तो उसको, उससे अगर कोई बचा सकता है तो वी आर द फाइनेंशियल एडवाइजर, हम लोग ही ये इसको बचा सकते हैं. अगर हम टाटा के बारे में बात करें तो देयर इज अ कैलकुलेशन, आई विल शेयर विद यू ऑल दैट कैलकुलेशन, जिसमें क्या है, कोई अगर 5 साल का भी मिड कैप में 1996 में इन्वेस्ट करता, 5000 का एसआईपी भी करता, एंड वो 2016 तक चला था, तो उसके पास अराउंड 96,000 होता. अगर वो 96 लाख का उसके पास. हेलो, this is okay? I think someone said sound is low. Yes, sir. Yes, sir. Hello. We can hear you. We can hear you, sir. Yeah, you can. Okay, fine. Thank you. So अभी क्या रहा है, अगर हम बोलते हैं अपना टाटा म्यूचुअल फंड के बात ही अगर करते हैं, देयर इज अ फंड कॉल्ड टाटा मिड कैप फंड. आप लोग शायद नाम तो सुने ही होंगे. ये फंड का बहुत 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 पुराना डेटा है अपने पास. तो उस डेटा से अगर हम लोग कैलकुलेट करने के टाइम देख रहे थे, अगर कोई 1996 का अप्रैल में एसआईपी शुरू करता है, 20 साल के लिए एसआईपी चलाता, सिर्फ 5,000 रुपया. राइट, तो 12 लाख टोटल देता. उसका वैल्यूएशन एज ऑफ 31 मार्च होता अराउंड 1.6 करोड़. उसका अगर आज का टैक्स एप्लीकेट भी करते हैं तो 10-11 लाख का उसका टैक्स लगना चाहिए. तो वो 95 लाख जो इन्वेस्ट उसके पास अवेलेबल कर्पस होता ऑन द अप्रैल 2016,
उसको अगर वो इन्वेस्ट कर देता कोई भी हाइब्रिड फंड में, अपना जैसे टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड है, और 8% का एसडब्ल्यूपी ले सकता था, तो उसका मोटा मोटी 63,000 ही कैन टेक फ्रॉम द मंथ। तो ये वाला पैसा सबका सबके लिए जरूरी है। ये इसको आप जितना बढ़ाओगे, 5 को 10 करो, 10 को 15 करो, 15 को 20 करो, वट एवर यू डू, राइट। अब कुछ भी कर लो, मतलब ये वाला चीज बहुत जरूरी है। SIP प्लस STP, ये वाला कॉन्सेप्ट, we are the only one to take the, we are the only flag bearer of these things. So मैं सबको ये करूंगा, मतलब सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 डू दिस थिंग्स। एंड आई थिंक 5 साल के बाद, मतलब लास्ट 5 साल में 2018 के बाद म्यूचुअल फंड में बहुत चेंज आया। ये जो अपने पास डेटा रहता है, वो डेटा बहुत पुराना डेटा अगर आप देखोगे, तब का म्यूचुअल फंड और आज का म्यूचुअल फंड में बहुत 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 डिफरेंस हो गया है। जैसे ये डिफरेंस हो गया, नया नया ऑप्शन भी बना है। इट इज नॉट रिक्वायर यू हैव टू डू ओनली इन द मिड कैप, आप स्मॉल कैप भी देख सकते हो। टाटा स्मॉल कैप एक जो फंड ये है, उसका पोर्टफोलियो अभी बहुत अच्छा दिख रहा है। ओनली 51 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, जिसमें 2 आपका मिड कैप पोर्टफोलियो है। लास्ट कैलेंडर ईयर में देखते हैं तो लास्ट 5 साल का कैलेंडर ईयर के अगर रिटर्न देखते हैं, ओनली 2019 एंड 2023 इट इज नॉट एबल टू बीट द बेंचमार्क, बिकॉज उसका पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर हो रहा था। बट उसके बाद सभी में वो दे आर बेसिकली सिटिंग ऑन द Q1 और Q2 इन दिस साइड, राइट। अपना टाटा इक्विटी पी फंड है, दैट इज ऑल्सो आई मीन आज के दिन में अगर आप देखोगे, इट्स अ वेरी यूनिकली प्रोपोर्शनेट, ओनली 16 उसका पोर्टफोलियो पी है। अपना मल्टी एसेट फंड है फॉर द पीपल हु वांट टू टेक द SWP। और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा इस मौका में, कि ये हम लोग SWP सिर्फ रिटायरमेंट के लिए देखते हैं। मेरा एक दोस्त है, he has used this SWP money very well। उसका पापा ने उसका बेटे के लिए कुछ पैसा दिया था। He has put that money into टाटा मिड कैप, टाटा मल्टी एसेट फंड, एंड उसके पास से वो 8% का SWP ले रहा है, राइट, फॉर द लास्ट 7 years, सॉरी फॉर द लास्ट 4 years से वो ले रहा है। एंड जो कैलकुलेशन दिख रहा है, वी आर वेरी श्योर एट द एज ऑफ 18 और 20, जब उसका बेटा का हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा, दैट विल हेल्प हिम अ लॉट। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट, कि बहुत लोग फ्लैट लेते हैं फॉर रेंटल इनकम, राइट, जहाँ पे आज के दिन में इंडिया का रेंटल इनकम 2 to 3% है, जहाँ पे 8% इजीली वो लोग ले सकते। लोन नहीं है, कोई हैजर्ड नहीं है। तो हम लोग SWP सिर्फ इसमें ना देखें, हम लोग SWP को देखे इन रेगुलर इनकम का रिप्लेसमेंट बोल के, राइट। सो दैट इज द माई थॉट ऑन दैट बेसिस। एंड टाटा म्यूचुअल फंड का आज के दिन में अगर आप देखते हो, तो अपना हर एक फंड मोटा मोटी परफॉर्म कर रहा है, अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है एज पर द मार्केट। सो रिक्वेस्ट योर सपोर्ट ऑन द बिजनेस साइड टू। एंड अमित सर जैसे बोल रहे थे, वी हैव अ फंड ऑन कंजम्पशन ऑल्सो। आज के दिन में कंजम्पशन देखते हैं तो एक सिंपल सा डेटा मेरा सामने आता है, कि अगर आप देखोगे प्री कोविड से आज का जो ट्रैवल होता है, आज का जो कार सेल्स है, वो ज्यादा हो गया है। 2019 में जो कार सेल हुआ था और आज जो कार सेल्स हो रहा है, राइट, तो वो ज्यादा है। बट एक बेसिक डिफरेंस हो गया है इसमें, एक छोटा सा डिफरेंस हो गया। अगर प्री कोविड का सिनेरियो में आप देख रहे हो, तो एवरेज कार का प्राइस होता था 6-7 लाख, आज वो 14-15 लाख का हो गया है। सो द चेंज इज दैट सिर्फ नंबर नहीं बढ़ा है, उसका टोटल प्राइस भी बढ़ा है। तो इंडिया में कंजम्पशन स्टोरी तो चलेगा। आई मीन कंजम्पशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग, कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स एंड एनर्जी। इसमें अगर आपको कहीं पे जो ऑप्शन मिलता है, प्लीज प्लीज पुट योर मनी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है, एंड इंडिया का इनोवेशन तो जरूर चलेगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टाटा म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट और एनीथिंग, आई विल वेरी हैप्पी टू आंसर। Sir, there is someone. Just a minute. तापस sir, गुड आप पूछ गुड सकते इवनिंग हैं सर। सर को question. गुड इवनिंग सर, बोलून। गुड इवनिंग सर। आपने आपने बहुत अच्छा बोला है। जस्ट मुझे अरे थैंक इतना यू। जानना था सर, टाटा टाटा स्मॉल कैप के जो SIP स्टार्ट होता है, वो मिनिमम क्या कैसे शुरू होता है? सी मिनिमम SIP तो शायद अभी 100 रुपया है, ऐसा कुछ है, राइट। ना, बट 500 रुपए मैंने पिछले महीने में 500 का एक SIP डाला था, लेकिन वो बाउंस बैक आप किया है। ना वो जो अगर वो बाउंस बैक होता है तो दैट इज समथिंग एल्स। मतलब वो बाउंस बैक आपका আপনার ওর জন্য হয়নি, ওটা 500 টাকা বলে, ওটা বোধহয় अच्छा, অন্য না কোনো আমাকে, কারণ। আপনি ফিনোব্যাটিকের সঙ্গে কানেক্ট করে ওটা ফোলিও নাম্বারটা আমাকে হ্যাঁ, পাঠান, বা ওনার ডিটেলটা পাঠান, না আমি ওটা তো দেখে ওটা বলে তো দেবো। বিজনেস, ওটা তো তাও আমরা দেখে তারপরে দেখে বলে দিতে পারবো যে আপনার ওটা কিসের দরকার, মানে কেন আচ্ছা ওটা আচ্ছা ক্যান্সেল আচ্ছা হয়েছে। ঠিক আছে, আমি তাহলে ওটা হর্ষিকাকে আমি পাঠিয়ে দেবো পরে, আমার কাছে ডিটেলসটা আছে।
একদম আর একটা একদম জিনিস একদম। হচ্ছে স্যার, যেটা বলুন। নাকি আপনি এইমাত্র বলছিলেন যে মিড ক্যাপ থেকে এসডব্লিউপি এর জন্য যদি আমি প্রসেসিং করতে যাই, সেক্ষেত্রে স্যার মিড ক্যাপ থেকে কি আমাকে এসডব্লিউপি এর জন্য কি ব্যালেন্স ফান্ডে আসা জরুরি আছে, নাকি আমি যদি মনে করুন জরুরি মিড না, ক্যাপে। জরুরি না। শুনুন, সিস্টেম অনুসারে দুটো জিনিস হয়। এটা একটা টেকনিক্যাল জিনিস। আপনি কোন ফান্ড থেকে পয়সা বার করতে পারেন, রাইট? আপনি যেকোনো ফান্ড থেকে এসডব্লিউপি থ্রু দিয়ে হ্যাঁ, পয়সা বার আমি সেটা করতে বের পারেন, করতে পারি 100 বার, 100 বার। রাইট? নাও এসডব্লিউপি আপনার কতদিন চলবে? যদি আমি আমার কথা বলি, লেটস সে আমি 55 এজে আমি রিটায়ারমেন্ট নিলাম, রাইট? তো আমার এই টাকাটা হুম কতদিন থাকবে? এই এসডব্লিউপি টাকাটা যদি আমি রিটায়ারমেন্টের কথাই বলি, টাকাটা থাকবে ধরুন 90 বছর অবধি, 95 বছর অবধি, হুম রাইট? একদম। তো নেক্সট 40 ইয়ার্স হুম থাকবে, রাইট? তো হুম এরপরে যে হুম ভ্যালুটা থাকবে, যে লিগ্যাসি ভ্যালুসটা আমি আমার নেক্সট জেনারেশনকে দিয়ে যেতে চাইবো। তার মাঝখানের একদম টাকাটা ডেফিনেটলি। নিয়ে আমি আমার বাড়ি চালাতে চাইবো, আমার এক্সপেন্সেস গুলোকে মিট করতে চাইবো। হ্যাঁ, এই আমি 40 আমি বছরে এখান আর থেকেই হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি আমি সেখানেই হ্যাঁ আসি। হ্যাঁ এই হ্যাঁ 40 বছরে বলুন। আর কিছু হোক না হোক, মার্কেটে টার্মোইল থাকবে। হুম থাকবে তো? হুম রাইট? একদম। মার্কেট কিন্তু একবারে যাবে না। রাইট? মার্কেটে পড়বে, মার্কেট উঠবে। এই নেক্সট 40 বছরে এই জিনিসটা হতে বাধ্য। আর কিছু হোক না হোক, এটা আমরা সিউর। নাও সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার ইকুইটি ফান্ড হয়, ধরুন মিড ক্যাপ অপরচুনিটি, মিড ক্যাপ যে আমাদের যেটা ফান্ড আছে, যে টাটা মিড ক্যাপ গ্রোথ ফান্ড যেটা আছে, টাটা মিড ক্যাপ একদম। গ্রোথ ফান্ডের কি হবে? 80% ইকুইটি আছে। মার্কেট ফল করলে অনেক হুম বেশি ফল করবে, হুম রাইট? কোভিড এর সময় হুম আমরা দেখেছি মার্কেট হঠাৎ করে 40% পড়ে যেতে। হুম তো ওরও হুম পোর্টফোলিও চলে, হুম তখনও আপনার টাকা বেরিয়ে যাবে, তখন আপনার বেশি হুম ইউনিট হুম হুম বেরিয়ে যাবে। হুম অন হুম দ্য হুম কন্ট্রারি, এই টাকাটাকে যদি আপনি মাল্টি অ্যাসেট ফান্ডে নিয়ে আসেন, আপনার কি সুবিধা হবে? হুম আপনার কাছে ডেট আছে, আপনার কাছে ইকুইটি আছে, আপনার কাছে কমোডিটি আছে, রাইট? যখন ধরুন রাশিয়া ওকে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন কমোডিটিও ভালো, আই মিন গোল্ড, সিলভার এগুলো ভালো কাজ করলো না। ডেটও ভালো কাজ করলো না, হুম, ইকুইটিও ভালো কাজ করলো না। বাট সেই সময় ক্রুড অয়েল খুব ভালো কাজ করলো। তা আমরা ক্রুড অয়েল এক্সপোজার নিয়ে একদম। নিলাম। তো তাই জন্য তখন আমার রিটার্নটা মানে অন্যান্য ইকুইটি ফান্ড যত পড়লো তার থেকে অনেক কম পড়লো। আমার অনেক না, আমি ইউনিট এই সেভ জন্য হয়ে গেল। জিনিসটা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কনসেপ্টটা আমি বুঝে গেছি, মানে এবং আমি এই জিনিসটা বুঝতে জানি জিনিস কিছুটা। কিন্তু আমাকে একটা ক্লায়েন্ট এটাই জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি এটা উত্তর দিয়েছিলাম আমার মতন করে। কিন্তু মানে কথা হচ্ছিল যে আমি মিড ক্যাপে করব, স্মল ক্যাপে করব এবং লং রানে করব। তাহলে আমি যখন মনে করুন লং রানে 20 ইয়ার্স এর জন্য আমি যখন মিড ক্যাপ বা 20 ইয়ার্স এর জন্য আমি স্মল ক্যাপে যাব, তাহলে হোয়াই উই শুড নট go for SWP in mid cap or তার small cap? একটাই কারণ, Why? ওটাতে আমি টাকাটা ঢোকাচ্ছি তাই আমার অ্যাভারেজিং ভালো হচ্ছে। কিন্তু এসডব্লিউবি থেকে আমি কিন্তু কিছু টাকা বের করে নিচ্ছি। যখন মার্কেট ডাউন যখন নাকি থাকবে আমি তখন, এসডব্লিউপি তে যাবো তখন। তাই জন্য তাই জন্য এসডব্লিউপির জন্য যেটা বলা হয়, রাইট? হুম, হুম, তো তাই জন্য এসডব্লিউপির জন্য বলা হয় আপনার যত লো ভোলাটাইল ফান্ড হবে সেই ফান্ডে যাওয়া উচিত। ওকে 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 ইকুইটি ওকে ফান্ডের ভোলাটিলিটি ওকে। হাই হয়, ওটা পরেও বেশি, বাড়েও আচ্ছা, বেশি। আমি তো তাহলে এমনও করতে পারি, মনে করুন আমি 20 ইয়ার্স এর জন্য গেলাম মিড কাপে, এবং আমি ওটাকে কি করলাম, পার্শিয়ালি আমি 50-50 ওটাকে আমি ব্যালেন্স ফান্ডে নিয়ে চলে গেলাম। একদম করতে পারেন। 50টা ধরুন আমি। আপনার কাছে 1 কোটি টাকা আছে, জাস্ট গিভেন আচ্ছা, আ এক্সাম্পল। একটাই এইটাই। আপনি ওকে আপনি ওকে 50 লাখ টাকা লেখেন, নেক্সট 10 বছর করলেন, বাকি 50 লাখ টাকাটা আপনি ইকুইটিতেই রাখলেন। 50 লাখ থেকে নিলেন, আবার আবার 10 বছর পরে গিয়ে আপনি ওই টাকাটা যেটা বাড়লো সেটাকে এখানে নিয়ে এসে এসডব্লিউপি করলেন। একদম এটা একদম করতেই পারে, definitely। এইসব খুব নিয়ে ভালো, করা খুব যেতেই ভালো, পারে। ঠিক। ওকে ওকে, এটাই ঠিক আছে, So থ্যাংক ইউ স্যার। Tapas da, your query is cleared, right? Now, একদম একদম। Ayan sir, there is Yeah, one more raise of hand from Sandeep Da. So I'm giving him the please sir. authority to talk. Okay, just a minute, Yeah. sir. Sandeep Da, now you can talk. গুড ইভিনিং সন্দীপ দা। গুড ইভিনিং সন্দীপ দা। Sandeep Da, হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে কথা স্যার? একদম yes. পরিষ্কার, বলুন। হ্যাঁ স্যার, আমি তো মিটিং অ্যাটেন্ড করছি, আমি কোশ্চিন করিনি, মোটামুটি সবাই যেগুলো কোশ্চিন করে স্যার, তো হুম। আমি সেইভাবে শুনছি, সেটাই ফলো আপ করছি এবং সেটা থেকেই মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। আমার কোশ্চিন যেটা স্যার হচ্ছে, এসডব্লিউপি তে যেটা হুম। মিনিমাম কত ইনভেস্ট করা যায়, বা কোন ফান্ডে দিলে সবচেয়ে বেশি প্রফিট আছে, এরকম কিছু। দেখুন, দুটো জিনিস হয়, একটা হচ্ছে প্রফিট আর একটা হচ্ছে ভোলাটাইলিটি। দুটো দুটো জিনিস। মানে আমি যদি হ্যাঁ আপনাকে স্যার। জিজ্ঞেস করি, লেটস সে আপনি কি চান, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? আমি যদি বলি আজকের থেকে আপনাকে একটা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, অয়নদা আমাকে একটা ফান্ড বলুন, রাইট? ধরে হ্যাঁ নিচ্ছি আমি আপনাকে কিছু একটা ফান্ড বললাম, কত রিটার্ন এক্সপেক্ট করবেন আজ থেকে 5 বছরের জন্য অ্যাভারেজ?
অ্যাভারেজ মোটামুটি ব্যাংকের থেকে একটু বেশি চাইবো, মোটামুটি কত চাইবেন আপনি? একটা পার্সেন্টেজ 6-7 বলুন। 6। 6-7%। আপনি হ্যাপি তো? হ্যাঁ 5-6% রিটার্ন পেলেই আপনি হ্যাপি, তাই তো? হ্যাঁ রাইট। এবার ধরুন আমি আপনাকে ফান্ড এ বললাম যে আপনি টাটা মাল্টি অ্যাসেট অপরচুনিটি ফান্ডে ইনভেস্ট করে দিন। ইয়েস স্যার। আপনি ইনভেস্ট করে দিলেন, ঠিক আছে? সো দেন হোয়াট হ্যাপেন ইজ দ্যাট 2 বছর পর ধরুন আমার আর আপনার আবার এরকম কোনো মিটিং এ কোনো একটা কথা হচ্ছে। এখন সেখানে হর্ষিকাও আছে। হর্ষিকাও আপনার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল কোন ফান্ডে ইনভেস্ট করবে। আমি ধরুন বলে দিয়েছি টাটা ডিভিডেন্ড ইল্ডে ফান্ডে করো। ওকে রাইট? এবার দেখা গেল আপনার ফান্ডটা যখন আপনি রিটার্ন জিজ্ঞেস করলে দেখা গেল আপনার ফান্ডটা 8% রিটার্ন পেয়েছে। আপনি খুব খুশি, আপনি 6 চেয়েছিলেন 8 পেয়েছেন। তার পরক্ষণেই দেখা গেল হর্ষিকার ফান্ডটা পাওয়া গেছে হচ্ছে 12%। তখন কিন্তু বেসিক্যালি আপনার খুশিটা কমে যাবে। কেন কমে যাবে বলুন তো? তার কারণ হচ্ছে আপনি 8% রিটার্ন চাননি। আপনি বেসিক্যালি আমরা যেটা চাই, আমরা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমরা চাই অন্যের থেকে বেশি রিটার্ন। তাই জন্য আমরা রিস্কটাকে ভুলে যাই। একই সাইডে আমরা দুটো সাইড একসঙ্গে দেখতে পাই না। রাইট? তো এখন যেমন মার্কেট ভালো আমরা অনেকখানি রিটার্নের কথা বলছি, রিটার্ন দেখছি। তাই মনে হচ্ছে বেস্ট প্রফিটেবল ফান্ড কোনটা। বাট এর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট ওই টাকাটার ভোলাটিলিটি কমা। কারণ ওখান থেকে কিন্তু এসডব্লিউপির জন্য আমি টাকা বার করছি। তাই জন্য আমার বেস্ট রিটার্নের জন্য পিছে না দৌড়ে সবচেয়ে দরকার হচ্ছে কম ভোলাটিলিটি করা। কম ভোলাটিলিটি করতে পারে আপনাকে একটাই প্রোডাক্ট, যেই প্রোডাক্টের যত বেশি আপনার অ্যাসেট ক্লাস থাকবে। ওকে তাই জন্য মাল্টি অ্যাসেট অপরচুনিটি ফান্ড আমার মনে হয় দ্য বেস্ট। কারণ ওটাতে আমার ইকুইটি আছে, ডেট আছে, কমোডিটি আছে। সো এনিথিং মানে কোনো সময় হয়তো ইকুইটি চলবে, কোনো সময় ডেট চলবে, কোনো সময় আমার কমোডিটি চলবে। যখন দুটোই চলবে না তখন অয়েল চলবে। ডেট আর একদম ইকুইটি যখন চলবে না তখন এটলিস্ট অয়েল চলবে। রাইট? সো আমার ভোলাটিলিটিটা অনেক কম হবে। আমার ডাউন সাইড অনেক বেশি প্রোটেক্টেড থাকবে। যখন আমি কোথা থেকে টাকা বার করছি তখন দ্যাট ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। ওকে স্যার। তাই জন্য আমি মনে করি যে এর থেকে বেটার যে আপনার কোনো ইকুইটি ফান্ডের থেকে অনেক 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 বেটার আপনি যদি মাল্টি অ্যাসেট টাটা মাল্টি অ্যাসেট ফান্ডটাকে ইউজ করেন। মাল্টি অ্যাসেট অপরচুনিটি ফান্ড ফর হ্যাঁ ইওর স্যার, মানে এসডব্লিউপি বুঝতে পারপাস। পেরেছি স্যার, মোটামুটি ডাইরেক্ট আমি ইকুইটিতে না গিয়ে বিভিন্ন রকম মানে মাল্টি অ্যাসেটেই করলে সবচেয়ে বেটার হবে আর কি। আমার তাই মনে হয়। একদম So বুঝেছি। Sandeep da, হ্যাঁ ম্যাম ক্লিয়ার। आपका क्वेरी पूरा हो गया? হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লিয়ার। ठीक है. So Ayan sir, do we have 2 minutes to fulfill one more raise of hand? Yeah. I don't have any issues. If you have any query, I can Okay, just go for it. As per your comfortability, I am there. Abeda? অভয়দা আপনি আপনারটা আনমিউট করতে পারেন। Yes, আনমিউট yes. করে Abeda, আপনার please unmute yourself. নমস্কার দাদা, গুড हाँ. ইভিনিং। হ্যালো। Hello, Abeda. I think he is not. হ্যালো, হ্যাঁ দাদা, গুড ইভিনিং। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ একদম হ্যালো, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। বলুন বলুন। আচ্ছা, ধরুন এসডব্লিউপি তে 1 কোটি টাকা কেউ ইনভেস্ট করবে, পরের মাস হুম। থেকেই নেবে, তাকে কোন হুম। ফান্ডে দিলে বেটার হবে? আমার তো মনে হয় হ্যালো, দাদা টাটা মাল্টি অ্যাসেট অপরচুনিটি ফান্ড। আমাকে যদি বলেন দ্য রিজন ইজ ভেরি সিম্পল, কারণ এটাতে 3টে অ্যাসেট ক্লাস আছে। হ্যাঁ তো ফান্ড ম্যানেজার নিজের মতো যখন যেই অ্যাসেট ক্লাস চলবে সেটাতে করতে পারে, কারণ এটা তো অনেক দিনের জন্য হবে না। এটা তো হ্যাঁ নেক্সট 30 বছর 40 চলতে বছরের থাকবে। কথা বলছি। 30 হ্যাঁ বছর, 20 বছর, 25 বছর, 30 বছর, 40 বছর, আমি জানি না এটা কতদিনের লংজিভিটি। রাইট? কিন্তু অনেক দিন চলবে এটা আমি বুঝতে পারছি। তো সেই ক্ষেত্রে মার্কেটে তো হ্যাঁ ডাউনফল আসবেই। সবকটা অ্যাসেট ক্লাস একসঙ্গে অবভিয়াস। পারফর্ম তো করে না। আমাদের পাস্ট হ্যাঁ পারফরম্যান্স তো তাই দেখায় না, পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স। তাই জন্য ওটাকে যদি ভোলাটিলিটি কমাতে হয়, আমার মনে হয় টাটা মাল্টি অ্যাসেট অপরচুনিটি ফান্ড ইজ দ্য বেস্ট ফান্ড এই নেক্সট মুহূর্তে মান্থ দাঁড়িয়ে। থেকেই ওকে ওকে নেক্সট মান্থ থেকেই নেওয়া যায়। আমরা যেটা সাজেস্ট করি মোটামুটি 8% রেটে নেওয়া উচিত। মানে আপনার যদি ধরুন মাসে 1 লাখ টাকা লাগবে, আপনাকে 1.5 কোটি টাকা তাহলে ইনভেস্ট করতে হবে। So, Abeda, হ্যাঁ you are done with your query, right? ওকে। So, Ayan sir, thank you so much. थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। No, sir, thank you so much. थैंक यू So, ऑल कि आप लोग मेरे को टाइम दिए हो। टाइम इज द ओनली थिंग which we can share with all of you. yes, sir, definitely. Thank you. And thank you everyone for today's session.
एंड ऑल्सो आज आप लोग को बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला होगा जो कि आप अपने फ्यूचर तक कैरी करेंगे. सो थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट इवनिंग अड्डा. Thank you. Bye-bye. Bye. बाय बाय. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.